बात, कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर आज मैं आप लोगों से कर रहा हूं। और सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, तरीका वही यूज करिए जो आप लोगों ने किया है, बट जैसा प्रैक्टिकली देखने में आ रहा है कि अपने को वाउचिंग वेरिफिकेशन का जो क्वेश्चन है या ये जो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें उतने मार्क्स नहीं मिल रहे जितने अपने को मिलने चाहिए। तो थोड़ा सा एक मेथड आपको मैं बता रहा हूं जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से है। आप अपने मैटर में बस उसको थोड़ा सा साथ में यूज कर लेंगे तो श्योरली मार्क्स जो है वो हमारे बढ़ जाएंगे। बराबर। तो दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, जैसा आप लोग वहां से देख रहे हो। एक तरफ हम ले रहे हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हमारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम रहेंगे, दूसरी तरफ हम लेंगे बैलेंसेस जो हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स रहने वाले हैं। ठीक है। अब ध्यान रखिए कि जब भी आप इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम करें, रेवेन्यू या एक्सपेंसेस का कोई भी आप करने जा रहे हैं वाउचिंग या उसकी करने जा रहे हैं ऑडिट, तो अपने पूरे आंसर को आप 4 पार्ट में बस डिवाइड करके आंसर को लिख दीजिए। जैसा आपने तैयारी किया, जितने पॉइंट्स आपने पढ़े, जिधर से भी पढ़े, सब सही है। जो मेथड, जो आपने मेमोरी टेक्निक लगाया, सब कुछ सही है। सिर्फ मेरा सजेशन इतना सा है कि जब भी आप अपने आंसर्स को ड्रॉ करें, जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हो उनको इन 4 पॉइंट्स के अंदर कवर करिए। सबसे पहले नंबर पर लिखा जाता है, ये आप असर्शंस के अंदर पहले भी पढ़ चुके होंगे, मैं ये मान के चलता हूं। सबसे पहले नंबर पे अकरेंस, ट्रांजेक्शन है अकर्ड एंड रिलेट टू द एंटिटी। अकरेंस में हम क्या देखते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शंस हैं वो एंटिटी से रिलेटेड हैं और हुए हैं। कंप्लीटनेस का मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। मेजरमेंट का मतलब सीधा सीधा सा है कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है वो ट्रांजेक्शंस का किया गया है। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हम देखते हैं कि एफआरएफ के हिसाब से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रॉपरली ट्रांजेक्शन जो है वो एप्रोप्रिएट तरीके से प्रेजेंट और डिस्क्लोज हुआ है। तो आप जो भी आंसर लिखे बस उनको इन 4 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए, तो 100% है कि आपका आंसर जो है उसमें आपको जितने मार्क्स नॉर्मली मिल रहे थे उससे ज्यादा मिलने वाले हैं। बराबर। क्योंकि हम वही पैटर्न यहां पे फॉलो कर रहे हैं जो आईसीआई ने अपने स्टडी मेट के अंदर दे करके रखा हुआ है। चलिए जी, कुछ एग्जांपल्स पे मैं आपसे फटाफट बात कर लेता हूं। जैसे एक हमने लिया एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब आप इसको स्टडी मेट से भी अगर देखेंगे तो एम्प्लॉई के बेनिफिट यानी उनका जो पीएफ हो सकता है, उनका जो बोनस हो सकता है, उनके जो इंश्योरेंस के बेनिफिट जो कंपनी उनको दे रही है, एनडीटी उनको दे रहा है, उन सबका ऑडिट हमको करना है। ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया कि अब देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर अलग अलग हेडिंग्स में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करके करें तो कई बार अकरेंस, कंप्लीटनेस और मेजरमेंट, ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं कि एक्सपेंसेस और इनकम में इनके पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने कहा जैसा आप याद कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करिए। बस जो तरीका मैंने यहां पे आपको दिखाया, जो आप लोग स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, उसको आप फॉलो करके लिख दीजिए, तो मार्क्स अपने बढ़ने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो हमने हेडिंग डाल दिया कि भाई हम मेनली इसमें अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट चेक करेंगे। ये आप चाहें तो प्रेजेंटमेंट का एक कॉलम अलग से बना सकते हैं। अब पॉइंट्स वही हैं जो आपको पहले से आते हैं। देखिए अपन ने क्या लिखा। जब एम्प्लॉय के बेनिफिट एक्सपेंसेस आप चेक करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए एनटीटी के प्रोसेस का, कैप्चरिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस। अब जनरल पॉइंट तो हम लिखते ही लिखते हैं, यहां आप देखिएगा कि कुछ जनरल पॉइंट और कुछ स्पेशल पॉइंट हम यहां पे जरूर लिखे। बराबर। तो आप देखिएगा कि कौन कौन से पॉइंट यहां पे अपन स्पेशल पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिनको लिखने से थोड़ा सा हमारा आंसर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बनने वाला है। तो अंडरस्टैंडिंग आपको लेना है एनटीटी का प्रोसेस, कैप्चरिंग एम्प्लॉय का, कि भाई उनका अटेंडेंस प्रोसीजर क्या है। सेकेंडली हमने देख लिया कि फिजिकली आप खुद एंट्री गेट पे प्रेजेंट रह करके चेक कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज का प्रीमाइसेस में एंट्री होता है। ठीक है। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉय एंड आस्क द पेरोल डिपार्टमेंट टू शेयर देयर बैंक डिटेल और उनका आइडेंटिटी प्रूफ। ये आप सैंपल बेसिस के ऊपर कुछ एम्प्लॉयज के ऊपर ये अप्लाई करके चेक कर सकते हो। देन उसके बाद में आप एम्प्लॉय का एक लिस्ट लीजिए उस पूरे पीरियड का जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, जिससे आपको पता लग जाएगा मूवमेंट कितना है एम्प्लॉयज का, स्प्लिट कितने हो रहे हैं, कितने नए आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने कंटिन्यू कर रहे हैं, इन सबकी डिटेल आपको पता लगेगी। ऑब्टेन द अपॉइंटमेंट लेटर, बट ऑब्वियस है अपॉइंटमेंट लेटर चेक करिए। फर्स्ट मंथ का उनका सैलरी मैच करके देखिए, सब्सिक्वेंट मंथ्स में क्या कुछ सैलरी इंक्रीजिंग है नहीं है, सब कुछ चेक करिए। फिर ऑब्टेन देयर फुल एंड फाइनल कंप्यूटेशन। अब चेक करिए सैलरी का पूरा कैलकुलेशन, जिसमें सब कुछ, कितना उनका ग्रेजुटी का बेनिफिट, कितना लीव एनकैशमेंट उनको मिल रहा है, कितना उनका पीएफ में पैसा जा रहा है, सब कुछ चीजों को अच्छी तरह से फाइनल कंप्यूटेशन के अंदर चेक करिए। नाउ कंपेयर। अब ये हमारा स्पेशल पॉइंट है, समझिएगा।
जनरल पॉइंट आप सबको एम्प्लॉइज, ये वही पॉइंट है जो नॉर्मली आप सैलरी के अंदर भी करते हैं, बराबर सेम चीज एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर भी आपको करना है। कुछ खास पॉइंट में आपका एक ऐसे आपको याद करेगा, मैंने पिछले वीडियो में जो आपसे बात की थी एनालिटिकल प्रोसीजर्स की, तो वो स्पेशल पॉइंट हो गया, उसको आप अपने आंसर में जरूर लिखिए, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कंपेयर ऑल दीज बेनिफिट विद प्रीवियस ईयर्स बेनिफिट्स, जिसको हम एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं, तो ये कंपैरिजन आप अपने आंसर में जरूर लिखें। नाउ वेरीफाई, जो हमारे एक्रूअल प्रोविजंस जो भी इससे रेटेड हैं वो भी देखिए आप, एक्रूअल प्रोविजंस या जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो चेक करिए। नाउ फाइनली ये पॉइंट जो है ये सब में रहेगा, ये प्रेजेंट पेंडेंट डिस्क्लोजर का है कि जो भी आपने एम्प्लॉय का बेनिफिट लिखा उसको अगर कंपनी है तो बट ऑब्वियस शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपने उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया है, बराबर। और जो भी एक्सपेंसेस हैं प्रॉपर क्लासीफाई हुए हैं, सैलरी बेसिस वाले सैलरी बेसिस में चले गए हैं, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वगैरह अलग से चले गए हैं, और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के नाम से भी हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस चले गए हों, तो इन हेडिंग्स के थ्रू उनका डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटमेंट है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सपेंसेस जो है वो लिखना चाहिए था, बराबर। क्लियर, पॉइंट बिल्कुल भी नए नहीं है, बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जनरल पॉइंट लिखने के साथ साथ कुछ स्पेशल पॉइंट भी लिखिए। सेकेंडली मैं लिखना आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत जो जनरल पॉइंट अपन लिख देना, जैसे आपने मान लीजिए लिख दिया वेरीफाई अटेंडेंस रजिस्टर, फिर आपने लिख दिया वेरीफाई लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, वेरीफाई पेरोल शीट, ये इतना सा जो आप लिख करके 4-5 पॉइंट लिख देते हो और फिर सोचते हो कि हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो वो नंबर नहीं मिलने वाले। बस ये आज का जो मेरा क्लास है वो इसी चीज के लिए है कि मैं आपको यहां से ये बता सकूं कि इनसे मैच करता आंसर अपने को चाहिए। कुछ चीजें तो आप ये फॉलो कर लीजिए, प्लस इस तरह के मैटर्स को लिखिए, तो अपने को इस टॉपिक के अंदर कम से कम मार्क्स जो है वो अच्छे हम लोग सिक्योर कर पाए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने और ले लिया रेंट एक्सपेंसेस का। फिर से मैंने कहा कि एक्सपेंसेस इनकम में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि क्योंकि कई सारी कॉमन चीजें हैं जो अकरेंस में भी जाएंगी, कंप्लीटनेस में भी जाएंगी और मेजरमेंट में भी जाएंगी, तो हमने तीनों का एक ही हेडिंग दे दिया। अंदर के पॉइंट्स बहुत इजी। रेंट एक्सपेंसेस के लिए सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट को चेक करना चाहिए, ये आप सब जानते हैं, बस हमने उसकी एक छोटी सी लैंग्वेज बना दी। आप इतना सा लिखते हैं वेरीफाई रेंट एग्रीमेंट, उसकी जगह पे obtain a month-wise expense schedule along with the rent agreement, या obtain rent agreement from the entity or from the management and verify। थोड़ा सा उसकी प्रॉपर लैंग्वेज को डाल दीजिए, नंबर आ जाएंगे। Verify if expense has been recorded for all 12 months and whether the rent amount as per the underlying agreement। भी पूरे 12 मंथ का रिकॉर्ड हो गया जो अपन कंप्लीटनेस के अंदर चेक करते हैं, ठीक है। नाउ स्पेसिफिक कंसिडरेशन आपको देना है एस्केलेशन क्लॉज in the agreement to verify if the rent was increased or adjusted during the period under audit। कभी अगर कोई रेंट का इंक्रीजिंग का पॉइंट है, जब अपन कहते हैं ना इतने मंथ के बाद रेंट बढ़ेगा, या कोई एडजस्टमेंट अगर हो रहा है तो उसको जरूर देखिए। स्पेशल पॉइंट हो गया ये भी, वेरीफाई इफ द एग्रीमेंट जो हुआ वो एंटिटी के नेम का है, जिससे पता लग जाए मेजरमेंट में कि उसी से रेटेड है, अकरेंस है और उससे रेटेड भी है। एक्सपेंसेस पर्टेन टू प्रेमाइसेस यूज फॉर रनिंग बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी, तो जो भी रेंट एग्रीमेंट वगैरह है वो एंटिटी के नाम से ही है, तो उनके लिए ही वो एक्सपेंडिचर सही है, उसी एंटिटी से कनेक्टेड है। नाउ प्रेजेंटेशन का पॉइंट बहुत आसान सा हो गया, पूरा डिस्क्लोजर एकदम एप्रोप्रिएट तरीके से होना चाहिए। पीएनएल के डेबिट साइड में इसका एंट्री होना चाहिए। जो कॉमन मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा, ये आपका अकाउंट्स का जो एडवांस और अकाउंट्स जो है, एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। जो भी एएस का रेफरेंस है, एंड एएस का जो भी रेफरेंस है, वो सब यहां पे डालिए। डिस्क्लोजर करते वक्त में आपको मार्क्स बढ़ के मिलेंगे, बराबर ना हो। अब छोटी सी बात परचेज की हमने कर ली, अब परचेज के लिए भी सेम अकरेंस कंप्लीटनेस मेजरमेंट, तो आप मैं 100% श्योर होंगे आपने परचेज का वाउचिंग बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। सिर्फ इतना सजेशन कि ये पॉइंट साथ में ऐड कर दीजिए कि इन पॉइंट्स के अंदर हम सारा परचेज को चेक कर रहे हैं, तो अपना काम अच्छा होगा। अब देखिए परचेज में हमने क्या लिखा। सबसे पहले सबको याद है कि परचेज इनवॉइस अपने को देखना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी देखना चाहिए, कार्बन कॉपी के ऊपर ज्यादा भरोसा अपने को नहीं करना है। सेकंड भी सबको पता है कि जो भी इनवॉइस है वो ऑडिटी के नेम पे होना चाहिए, चलो आपने ये भी लिखा होगा। अब आपके टैक्स का नॉलेज यहां पे शेयर करिए और इनपुट टैक्स कंपोनेंट को भी चेक करिए, उसकी प्रॉपर एंट्री हुई कि नहीं हुई, इनपुट क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। जो कुछ भी आपके टैक्स का यहां पे नॉलेज है, जीएसटी का जो आपका नॉलेज अगर लग रहा हो यहां एप्लीकेबल हो, तो उसको जरूर यहां पे लगाइए।
बराबर। तो ये मेरा एक स्पेशल पॉइंट आप इसको मान सकते हैं कि ये आपको इस तरह से टैक्स का पॉइंट यहां पे जरूर देना चाहिए। नाउ फिर आपने लेजर वेजर चेक कर लिया, एप्रोप्रिएट लेजर, प्रॉपर क्लासिफिकेशन परचेज का हुआ कि नहीं हुआ। तो अगला पॉइंट हमारा फिर से सिंपल है। नाउ जनरल एंट्रीज में अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, ऐसी कोई परचेज जो यूजुअल वे के अंदर नहीं हो रही है उसको चेक कर लीजिए। वेदर दी परचेज इनवॉइस अप्रूव्ड की है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, प्रॉपर ऑथोरिटी की तरफ से परचेज अप्रूव है, ये सारे पॉइंट आपको आते हैं। फिर से हमारा एक स्पेशल पॉइंट हो गया, हम स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टी का, उसका रेफरेंस से हमने लिख दिया कि अगर कोई परचेज रिलेटेड पार्टी से है, ये मेरा फिर से स्पेशल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एंड एसोसिएटेड कंसर्न से है, देन ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए बोर्ड का उस पर अप्रूवल है कि नहीं है। कुछ सेलेक्टेड सैंपल लेकर के एनालिटिकल प्रोसीजर यहां पे भी आप लगा करके चेक करें, प्राइस को कंफर्म करें कि कहीं रेटेड पार्टी को कोई स्पेशल बेनिफिट तो नहीं दे दिया, आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर है कि नहीं है। ये सब चीजें आपको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग से पता लग जाएंगी। तो टैक्स का पॉइंट, टैक्स का नॉलेज आ गया, ऐसे का नॉलेज आ गया, ठीक है। नाउ इंश्योर करिए परचेज जो है वो अंडर स्टेट या ओवर स्टेट तो नहीं कर दिया है। उसके लिए क्या क्या हो सकता है, कहीं कोई फिक्सिशियस वेंडर तो नहीं है, है ना। और गुड्स जो फैक्ट्री के गेट पे रिसीव हो रहे हैं वहां चेक करिए एंट्री रजिस्टर में हो रही है कि नहीं हो रही है, बराबर। गुड रिसिप्ट को बराबर से जिस बंदे ने गुड सप्लाई किया है उनका कोई ऑफिसर जो है, देखो वेदर ए गुड रिसिप्ट नोट वाज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द एप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सनल, जो भी हमारा क्लाइंट है उसके किसी बंदे ने प्रॉपर गुड्स की रिसिप्ट के नोट पे साइन किया कि नहीं किया। ये सब चीजें परचेज से रिलेटेड जो आपको पहले से आती हैं, ठीक है। कट ऑफ टेस्ट जब आप करेंगे तो कट ऑफ टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड वो सारी एंट्रीज हमने करी हैं। नाउ करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खास करके गुड्स इन ट्रांजिट का होना चाहिए। तो मैं इस लेक्चर को काफी आप कह सकते हो फास्ट ले रहा हूं, उसका रीजन भी यही है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने अपने हिसाब से ऑलरेडी तैयार करके रखा है, मैं सिर्फ उस पर पॉलिश कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आप जो लिख रहे हो उसमें थोड़ा चेंज करिए। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आया कि सर परचेज का है तो इतने पॉइंट्स लिखने हैं क्या। देखिए जब आप स्टडी मेट का 9th नंबर चैप्टर चेक करोगे तो इससे भी कहीं ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं। हालांकि क्वेश्चन हमारा जितने भी मार्क्स का रहेगा नए कोर्स के अंदर सेटअप नहीं है कि 4 मार्क्स का है 6 मार्क्स का रहे, तो उतने पॉइंट्स आपको कम से कम वहां लिखने हैं, 2-3 ज्यादा भी हो तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इनमें से मैं चाह रहा हूं कुछ जनरल कुछ स्पेशल पॉइंट आप वहां पे जरूर लिखें, ठीक है। अच्छा, नाउ अभी हमारा एक और स्पेशल पॉइंट आ गया जो पहले भी आया था, यहां पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ क्योंकि परचेज से रिलेटेड हमारा मैटर जा रहा है। तो स्टॉक कंजम्पशन जो हो रहा है उसको प्रीवियस ईयर और अदर एंटिटीज इंडस्ट्री से चेक कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था क्रेडिटर्स का टर्नओवर रेशियो जो है या स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो आप निकालोगे करंट ईयर का, उसको प्रीवियस ईयर से आप चेक करके देख सकते हो वेरिएशंस तो नहीं है तो मैनेजमेंट से आस्क करोगे। ये सब एनालिटिकल प्रोसीजर में ऐसे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बराबर। नाउ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जैसा परचेज का होता है आप लोगों को सबको पता है, शेड्यूल्स 3rd लगाओ, कंपनीज एक्ट लगाओ और देन उसके बाद में बताओ कि भाई स्टॉक इन ट्रेड स्पेशली डिस्क्लोज किया है, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब आपने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डाला है, बराबर। रेटेड पार्टी के साथ में अगर डीलिंग है तो उसको अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया है। ये सब पॉइंट आपको, ये जो पूरा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है, ये आपके अकाउंट्स का जो नॉलेज है या कहीं कहीं ऐसे का जो नॉलेज है वो पूरा का पूरा पॉइंट आपको बता देगा, या एएस का नॉलेज भी साथ में वो इसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेट आइटम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनका ऑडिट करते हुए आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के नॉलेज को भी जरूर यूज करिए, बराबर। चलिए अब अपन एक इनकम साइड भी ले ली, इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी, बहुत आसान। फिर से देखिए तीनों पॉइंट अपन ने यहाँ पे साथ में ले लिए, अकरेंस भी, कंप्लीटनेस भी, एज वेल मेजरमेंट भी। अब क्या पॉइंट्स बनाए अपन ने, देखिएगा। ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट ओपन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट along with the applicable interest rate and the number of days for which the deposit was outstanding during the period। तो एंटिटी से आप पूरे एफडी का एक लिस्ट ले लीजिए ताकि उससे आपको सारा इंटरेस्ट का रेट, टाइमिंग वगैरह सब कुछ बहुत आराम से पता लग जाएगा। देन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लीजिए, इंटरेस्ट का पूरा कैलकुलेशन चेक करिए,
बराबर। तो जो आप पॉइंट लिखते थे ना कंप्यूटेशन वाला, तो यहां पे आपको वही करना है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, सब कुछ चेक करिए, है ना। फिर फॉर डिपॉजिट स्टिल आउटस्टैंडिंग एज द एंड ऑफ पीरियड ट्रेस द सेम टू द डायरेक्ट कन्फर्मेशन, बैंक से ले ली थी भाई, बैंक से डायरेक्ट कन्फर्मेशन, थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन आपने ऐसे पढ़ा हुआ है वो यहां पे जरूर लगाइए। फिर ऑब्टेन अ कंफर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द बैंक एंड वेरीफाई दैट इंटरेस्ट इनकम एज पर बैंक रिकंसाइल टू द कैलकुलेशन शेयर्ड बाय द एंटिटी। बीआरएस जो बैंक रिकंसिलेशन है उसको चेक कर लीजिए। फिर देखिए टीडीएस, ये आपका स्पेशल पॉइंट हो गया। 26 AS में जो टीडीएस विद होल्डिंग बाय द बैंक है उसका सर्टिफिकेट जरूर यहां पे चेक करिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। डिस्क्लोजर आप सबको पता है अच्छी तरह से, अगेन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, और उसमें अदर इनकम के अंदर इंटरेस्ट इनकम पीएनएल के क्रेडिट साइड में जो अपनी शो होती है वो प्रॉपर तरीके से आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, बराबर। तो कहने का मतलब फिर से कहूंगा, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारा कुछ वापस बैठ करके करें। सिर्फ इतना सजेशन कि जो आपने तैयार किया वो बिल्कुल सही है, सिर्फ उसमें इन पॉइंट्स को अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऐड कर दीजिए, और जो आप छोटी छोटी लाइंस के अंदर अपने आंसर बना देते हो उसको 1-2 लाइन के अंदर प्रॉपर तरीके से चेंज कर दीजिए, ये ध्यान में रखना है। चलिए जी, बैलेंस शीट के आइटम्स में हम लोग पहुंच गए, बहुत सिंपल। यहां इस बार ये सब पॉइंट असर्शन के अंदर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही पॉइंट हमने यहां रिपीट किए। यहां आपको सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक करना है कि भाई एग्जिस्ट है कि नहीं, जो फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू ओपन करते हैं। कंप्लीटनेस है कि नहीं, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हुई हैं, रिकॉग्नाइज हुई हैं, सबकी एंट्री हुई है। प्रॉपर वैल्यूशन होना चाहिए। फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के अंदर अपना वही पॉइंट आ गया, ओनरशिप चेक करनी है कि एसेट है तो एंटिटी के पास उसकी ओनरशिप है कि नहीं, लायबिलिटी अगर है तो एंटिटी से कनेक्टेड है कि नहीं। इसमें भी आप 5th पॉइंट में वही लगा सकते हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाला हमारा पॉइंट, वो भी यहां पे बिल्कुल यूज होने वाला है। चलिए जी, हमने इन्वेंट्री का लिया, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। सबसे पहले एग्जिस्टेंस देखना इन्वेंट्री का, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं स्पेसिफिक कंसिडरेशन, बराबर ध्यान में आया आपको, 501 की जो अपन बात करते हैं, स्पेशल कंसिडरेशन अपने को देना है 2 आइटम्स के ऊपर, एक हमारा इन्वेंट्री के ऊपर हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा लिटिगेशंस के ऊपर, बराबर। तो इन्वेंट्री के टाइम पे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन्वेंट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। तो रिव्यू क्लाइंट प्लान फॉर परफॉर्मिंग इन्वेंट्री काउंट, अब ये 501, 505 ये सब एसेज आपके काम आने वाले हैं जब जब आप इस तरह का प्रोसीजर लिखेंगे, ठीक है। फिर एविडेंस ले लो कि मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉपर सुपरविजन हुआ कि नहीं हुआ। फिर हम कुछ चीजों को वहां पे प्रेजेंट रह के ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉपर तरीके से टेस्ट काउंट करके हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर इन्वेंट्री काउंट हुआ कि नहीं हुआ। एग्जिस्टेंस में हम ये कर सकते हैं। फिर हमने कंप्लीटनेस, अच्छा फिर से बोलूंगा, अगर आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो जैसा ऊपर किया था सारे पॉइंट्स एक साथ लिख के उनका पूरा प्रोसीजर लिख दीजिए, ठीक है। नाउ कंप्लीटनेस में सबसे पहले क्लरिकल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लिया, फिजिकल इन्वेंट्री को बुक्स के रिकॉर्ड्स के साथ मिला करके रिकंसाइल कर लिया, फिजिकल काउंट को जनरल लेजर कंट्रोल से हमने मैच कर लिया। फिर यहां पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर आपका स्पेशल पॉइंट लग जाएगा, बहुत आराम से लगेगा इस पे। तो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री जो फॉर्मूला निकलता है, तो श्योरली आप रेशियो एनालिसिस एफएम के अंदर पढ़ चुके होंगे, तो सारी नॉलेज एफएम वाली इधर काम में आने वाली है। परफॉर्म वर्टिकल एनालिसिस इन्वेंट्री अपॉन टोटल एसेट्स वाला, बजटरी एक्सपेक्टेशन जो हमारी है, बट ऑब्वियस कॉस्टिंग के अंदर अपन इसको पढ़ते ही है ना, कि बजटरी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल क्या रहा उनका कंपैरिजन करके भी हम चेक करते हैं। ये सब हम करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में, जो यहां पे भी करना है। नाउ इन्वेंट्री हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली, अब देखो वैल्यूएशन के अंदर प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से उसका वैल्यूएशन हुआ है। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए आपका एएस काम कर जाएगा, जो भी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पे। इसके लिए वैसे स्टडीमेट 3 पार्ट में इसको डिवाइड करता है। रॉ मटेरियल के लिए अलग सिस्टम है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को चेक करिए, कितने उसमें से एब्सोल्यूट हो गए, कितने डैमेज हो गए, उनको चेक करके उनकी कॉस्ट को अलग करिए, ठीक है। WIP देखना है तो किस स्टेज के ऊपर अभी गुड्स हैं, उनमें ओवरहेड का कॉस्ट का कितना पार्ट इंक्लूड हो चुका है, बराबर, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। वेस्टेज कितना है उसका भी प्रोविजन बना देना चाहिए। फिनिश गुड्स के अंदर बट ऑब्वियस है कितना कॉस्ट इंक्लूड है, और
नेट रिलीजेबल वैल्यू के ऊपर हम उसको शो कर रहे हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हमारा एक पॉइंट हुआ, कैसे पता लगे कि हमारा ही है भाई, तो हमने बहुत क्लियर है, जो परचेज रिक्वेस्ट आई होगी स्टॉक डिपार्टमेंट से, फिर हमने जो परचेज का ऑर्डर दिया होगा, फिर रिपोर्ट आई होगी, वेंडर का इनवॉइस आया होगा, बाई चांस कोई कैंसिल चेक हमने दिया हो या पेमेंट का चेक दिया हो, इनसे पता लग जाएगा कि वो गुड्स हमारा ही है, हम ही उसके ओनर हैं। ठीक है, अगर कंसाइन गुड्स जो हमने भेजे तो क्लाइंट से कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा जो हुआ, सेल रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल, हमने कुछ रिकॉर्ड्स भेजे, परचेस के डॉक्यूमेंट, वो सब शो करेंगे कि हम उन गुड्स के ओनर थे, तो हमसे रेटेड था, बराबर, हमारा ही उस पर राइट था। फिर एग्जामिन इनवॉइस चेक कर लो भाई, ओनरशिप चेक करनी हो, तुम्हारे नाम से बिल बना हुआ है। ठीक है, फिर अगर थर्ड पार्टी ने इन्वेंट्री हेल्ड करके हमारा रखा हुआ है, बट ऑब्वियस कंसाइनमेंट वगैरह के अंदर या अप्रूवल बेसिस के ऊपर, तो आपको उनसे एक डिक्लेरेशन ले लेनी चाहिए थर्ड पार्टी से, जिसको आप थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर कट। तो काफी फास्ट ले रहा हूं मैं आज का पॉइंट, ताकि कम टाइम में मैं आपको बता सकूं बस कि आपको पेपर में किस तरह से लिखना है। नया कुछ भी आपको मैं यहां पे नहीं सिखा रहा हूं, फिर बता देता हूं। नाउ मैंने अपने इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर पीपी के बारे में भी आपको दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें मेनली हम लोग टेंजिबल एसेट्स को ले रहे थे, हाँ, जिसमें लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फर्नीचर फिक्सचर है, व्हीकल्स, ये सब। अगेन एग्जिस्टेंस सबसे पहले चेक करिए। एग्जिस्टेंस में सबसे बढ़िया तरीका फिक्स एसेट में फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही है। फिर चेक कर लो एप्रोप्रिएट सुपरविजन, फिजिकल वेरिफिकेशन का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब हाँ, मैनेजमेंट टाइम टू टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। नाउ फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट लो, और असट का रजिस्टर कंपनी ने जरूर बनाया होगा, एंटी ने, वो भी चेक करो। ठीक है, नाउ कंप्लीटनेस, जितनी भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर तरीके से उन सब का रिकॉर्डिंग हुआ। ये देखो एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी स्टडीमेट में, ओपनिंग, उसमें एडिशन कितने हुए, उसमें से सेलिंग डिलीशन कितना हुआ, क्लोजिंग इस वक्त कितना है, और वो बुक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक कर लीजिए। पूरा कंप्लीटनेस चेक हो जाएगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक होगी, इंड AS 16 और AS 19 फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इसी से रेटेड है, वो अपने को चेक करना चाहिए। चलिए जी, वैल्यूएशन की अगर बात करें, बट ऑब्वियस है डेप्रिसिएशन प्रॉपर तरीके से चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, ये हमको देखना चाहिए। ठीक है, और बाई चांस एसेट्स ऐसी है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं है, जैसे फ्री होल्ड हमारी लैंड है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो उसको अलग करके अपने को देखना है। ठीक है, बाकी डेप्रिसिएशन एलोकेट प्रॉपरली हुआ है, उसी से वैल्यूएशन पता लगेगा कि प्रॉपर डेप्रिसिएशन लेस करके आपने वैल्यूएशन किया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, बराबर। नाउ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इसमें हम देख रहे हैं कि हम उस एसेट के मालिक हैं कि नहीं है। तो परचेज की है तो परचेज इनवॉइस आपके पास में होंगे, लीगल टाइटल आपके नाम से होगा। ठीक है, फिर जो सेल डीड, मतलब जिससे परचेज की होगी, या कई बार होता है ना, अपने ऊपर पड़ा ना, एसेट का डिलीशन हो रहा है, एसेट्स अपन ने साल के बीच में बेची है, तो सेल डीड चेक करिए, बराबर। टू एस्टैब्लिश वेदर एंटिटी ने लीगल या वैलिड ओनर है कि नहीं है। ऑडिटर शुड ऑब्टेन थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, अगर ओरिजिनल, आपको ये टाइटल डीड ओरिजिनल देखनी है, अपने कई बार क्लास में भी इस पर बात की है। ठीक है, आर हेल्ड बाय लेंडर नॉट अवेलेबल विद द एंटिटी। कई बार एंटिटी ने कहा कि सब ये लैंड की जो ओरिजिनल पेपर्स हैं, ये बैंक के पास प्लेज पे रखे हुए हैं, मॉर्गेज पे रखे हुए हैं, चार्ज पे रखे हुए हैं, क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया है, तो ऐसे में आपको बैंक से कंफर्मेशन इसकी ले लेनी चाहिए कि हाँ उनके पोजीशन में है। ठीक है, नाउ चार्ज का रजिस्टर आपके पास होगा ही होगा, 100% है कि कौन कौन सी पीपी आपने चार्ज पर रखी है, जिस पार्टी के पास रखी है उसे कंफर्मेशन भी ले लीजिए। और इसका कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है, कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह से शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। इसमें मैंने इतना ही लिख के छोड़ा है, मैं चाह रहा हूं आप बकायदा वहां पे लिखें कि शेड्यूल 3 में ये सारी एसेट कौन से हेडिंग में किस तरह से प्रेजेंट होती हैं, वो यहां पे बिल्कुल बहुत शॉर्ट में आप वो एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस हेड में किस तरीके से वो शो होती है, तो अपना काम बहुत बढ़िया इसके अंदर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नाउ मैंने एक ले लिया इनटेंजिबल एसेट के बारे में, ये भी देखिए। इनटेंजिबल एसेट का सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस चेक करना है। अब इनटेंजिबल है तो कोई फिजिकल चीजें तो होंगी नहीं कि आप उसको देख सको, तो ऐसे में जैसे सपोज करिए कोई सॉफ्टवेयर हमने लेके रखा है, इनटेंजिबल एसेट है, बराबर, तो उसके लिए आप देख लीजिए कि एक्टिव यूज उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर बिल बने कि नहीं बने, काम कैसे ले रहे हैं, तो उससे पता लग जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से कोई डिजाइन या ड्राइंग है तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं वर्किंग,
कि वो डिजाइन या ड्राइंग का प्रोडक्शन डेटा जिससे पता लगे सेलिंग कितनी है, ड्राइंग कितनी काम में आ रही है, उससे आपको बहुत आराम से उसका परचेज सेल समझ में आ जाएगा, वर्किंग समझ में आ जाएगी। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए उसको जो आप यूज ले रहे हैं उसको चेक कर लीजिए, सीधी सी बात है। कंप्लीटनेस में हम देखते हैं भी जितनी भी हमने इनटेंजिबल एसेट ली वो प्रॉपर तरीके से आ गई। फर्स्ट पैरा आपका वही जो फिक्स एसेट में था। अच्छा, इनटेंजिबल आप जानते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन, ड्राइंग, गुडविल, तो ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, क्लोजिंग मैच कर लीजिए। सेकंड भी वही, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को अच्छी तरह से चेक करिए। तीसरे नंबर पे दो तरह से रिकॉग्नाइज होती है। सबसे पहला, द सेड एसेट इज आइडेंटिफाइबल, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और द एंटिटीज कंट्रोल द एसेट्स, और एंटिटी का उसके ऊपर कई बार कंट्रोल है। तो दोनों ही तरीकों को आप चेक कर लीजिए। इनका प्रॉपर तरीके से एएस के हिसाब से कैसे रिकॉग्नाइजेशन होता है वो आपको जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। टू एसेस वेदर इंटरनली जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट। अब कई इनटेंजिबल एसेट है जो हमने बाहर से एक्वायर नहीं किए हैं, इंटरनली हमने उसको जनरेट किया है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। रिसर्च फेज अगर चल रहा है तो आप रिसर्च के एक्सपेंसेस देख सकते हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, परमिशन देख सकते हो, और डेवलपमेंट फेज पे ऊपर अगर है तो व्हाट ऑब्वियस उसका रजिस्ट्रेशन आप अपने नाम पे करवा चुके होंगे, उसका काम यूज में आपने ले लिया होगा, वो सब चीजें आपको देखनी चाहिए। इनका डिटेल आपको देखना हो तो जहां से भी आपने पढ़ा हो आपकी बुक्स में होगा, नहीं तो स्टडी मैट से देखिएगा, 9th चैप्टर में इन सब का भी इंटरनल डिटेल है। लेकिन इतना सारा ना आप पढ़ के जा पाएंगे, न वहां एक 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना लंबे चौड़े प्रोविजंस नहीं लिखे जाएंगे हमसे, तो मेन चीजों को अपने को लिख देना चाहिए, ठीक है। नाउ वैल्यूएशन चेक करना है तो बट ऑब्वियस है, वेरीफाई कि एंटिटी ने अमोर्टाइजेशन किस तरीके से उनके ऊपर चार्ज किया है वो अपने को, और जो भी पैटर्न काम में लिया वो फ्यूचर के बेनिफिट के हिसाब से है कि नहीं ये अपने को देखना चाहिए, ठीक है। राइट एंड ऑब्लिगेशन, बट ऑब्वियस एक्सपेंसेस के इनवॉइस एंटिटी के नाम से होंगे, परचेज का कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी के नाम से होगा। अगर आपने खुद ने इंटरनली जनरेट किए हैं तो उसका लाइसेंस या पेटेंट आपने अपने नाम से कराया होगा, वो सब अपने को चेक करना चाहिए। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इंड एएस के हिसाब से और शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रॉपर है कि नहीं, तो इसमें आप शो कर दो कि इनटेंजिबल को आप किस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्राइब करते हो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां आकर के बहुत फटाफट में लगभग देखें हाफ एन आवर का टाइमिंग हमने लिया है, और उससे थोड़ा सा कम ही टाइमिंग है, अभी तक 2-3 मिनट बचे हुए हैं, तो हमने इस चीज को बहुत फटाफट खत्म किया। तो यहां मेरा पर्पस सिर्फ इतना आपको बताना था कि आप जो तैयारी जहां से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत वाइड चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ आपका मैटर ऐसा बने जो एकदम रूटीन मैटर से अलग हो, उसके लिए इन पॉइंट्स को आप यहां से जरूर देखें, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और ये भी ध्यान रखें कि इस तरीके से ये हेडिंग्स लगा करके, और हेडिंग्स का अगर आप प्रॉपर डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन न लें, है ना। आप इस तरीके से जैसा हमने इनकम और एक्सपेंडिचर में किया कि कंबाइंड हेडिंग आपने लगा दी और फिर आपने सारे पॉइंट्स लिख दिए। हाँ, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का एक अलग से हेडिंग अपना बन सकता है, बहुत आराम से बन सकता है, ये आप लोग को करना चाहिए, बराबर।